हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द पार्ट 2 ऑफ द अकाउंट फंडा क्लास फॉर क्लास 12। जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन किया उनको बता दूं, पहले आप पार्ट 1 देखेंगे, उसके बाद पार्ट 2। और एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, यूट्यूब पे मैं सिर्फ अपना फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 12 ही अपलोड करूंगा, जहां पे मैं ओवर 70 क्वेश्चन यहां पे कराऊंगा। द मेन मोटिव इज कि आपको मेरा टीचिंग स्टाइल का मालूम हो कि कैसा मैं आपको समझा रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है देन यू कैन गो टू माई ऐप अकाउंट फंडा विच इज अवेलेबल ऑन द गूगल प्ले स्टोर, या मेरी वेबसाइट जा सकते हैं अकाउंट फंडा, जहां पे मेरा पूरा कोर्सेज रेडी है। आप पूरा 12th का कोर्स ले सकते हैं। आपको मेरी बुक भी आएगी, द बुक विल बी इन द दिस फॉर्म है, जहां पे मैंने चैप्टर वाइज अरेंज किया हुआ है। चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 1, उन सब की एक अलग बुक है और उन सब के सॉल्यूशन मेरे वीडियो लेक्चर्स में है। तो स्टार्ट करें द पार्ट 2 ऑफ द अकाउंट फंडा क्लास फॉर क्लास 12, और आज हम कंटिन्यू करेंगे अबाउट द फीचर्स ऑफ द पार्टनरशिप। थर्ड कंडीशन क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। इसका मतलब हो गया कि जब भी हम पार्टनरशिप फर्म चालू कर रहे हैं तो हम उस पार्टनरशिप फर्म में कोई पर्टिकुलर बिजनेस के लिए कर रहे हैं, और वो जो बिजनेस होगा इट हैज़ टू बी अ लीगल बिजनेस। मतलब हम जो भी बिजनेस चालू करेंगे वो हमारा जो भी इंडिया का जो लॉ होता है उसके हिसाब से होना चाहिए। हम कोई इलीगल बिजनेस हम चालू नहीं कर सकते। अगर सपोज करो मुझे बिजनेस कोई गैम्बलिंग का बिजनेस करना, तो मैं गैम्बलिंग का बिजनेस ऑपरेट नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज सर्टेन स्टेट्स के अंदर वो प्रोहिबिट किया हुआ है कि यहाँ पे गैम्बलिंग नहीं हो सकती है। तो वहाँ पे मैं कैसीनो और वहाँ पे ओपन नहीं कर सकता हूँ। तो अगर वो जो भी मैं बिजनेस कर रहा हूँ इट हैज़ टू बी परफेक्टली लीगल। इलीगल में बिजनेस को मैं सिंपल, मैंने सोचा कि मैं इलीगल बिजनेस कर रहा हूं, उसका मैंने एग्रीमेंट बना दिया, नहीं, इट हैज टू बी अ लीगल बिजनेस। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट पता क्या है? उसका प्रॉफिट मोटिव होना बहुत जरूरी है। मतलब आप जो भी बिजनेस कर रहे हो उसका बिजनेस का मेन इंटेंशन होना चाहिए प्रॉफिट कमाना। तो सब बिना प्रॉफिट के भी तो बिजनेस कर सकते हो, कर सकता हूं बिजनेस, पर हम वो मेरा पार्टनरशिप फर्म में नहीं आएगा। वो किस में आएगा? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आएगा। मतलब अगर आज मैंने और मेरे फ्रेंड ने डिसाइड किया क्यों ना हम एक कोई जानवरों का एक हॉस्पिटल खोले, मेरे पास सेविंग पड़ी, उसके पास सेविंग पड़ी, क्यों ना हम कोई हम क्यों ना कोई अच्छा काम करें, तो हमने वो बिना प्रॉफिट के मोटिव से हमने वो बिजनेस ऑपरेट किया। हमें उसमें प्रॉफिट नहीं चाहिए, हमें सिर्फ उसमें काम करना है, दैट्स द मेन इंटेंशन। बट अगर वैसा काम है तो वो पार्टनरशिप फर्म में नहीं आएगा। पार्टनरशिप फर्म में सिर्फ वही आएगा जिसका मोटिव सिर्फ प्रॉफिट कमाना है। अगर आपका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, लोगों की सेवा करना है, तो वो पार्टनरशिप फर्म में नहीं आएगा, वो जाएगा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जाएगा। क्लियर है? तो थर्ड पॉइंट क्या बोलता है? एग्जिस्टेंस ऑफ द बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। बिजनेस होगा एंड इट हैज टू बी परफेक्टली लीगल बिजनेस। एंड सेकेंड, आपका प्रॉफिट मोटिव होना कंपल्सरी है। नेक्स्ट पॉइंट है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं। जब भी कोई पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट होगी उसका मेन मोटिव होना चाहिए प्रॉफिट शेयर करना ही होना चाहिए। मतलब अगर मान लो मेरे को कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन खोलना है तो वो पार्टनरशिप फर्म में नहीं आएगी। आप जैसे जो गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स देखते हो, जो एनजीओज देखते हो, वो सब क्या होते हैं? वो पार्टनरशिप फर्म्स नहीं होती है, वो आपका जाएगा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको पार्टनरशिप फर्म फॉलो करनी है, स्टार्ट करनी है, तो इट हैज़ टू हैव अ इंटेंशन ऑफ अर्निंग द प्रॉफिट। प्रॉफिट आपका मेन मोटिव होना चाहिए। अच्छा, जहां पे भी मैं वर्ड यूज करूं ना प्रॉफिट, इसका मतलब है प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट का मतलब लॉस भी होता है। भाई मैं लॉस को और क्या बोल सकता हूं? लॉस को आई कैन से नेगेटिव प्रॉफिट। सेम वे जहां पे भी मैंने वर्ड यूज किया प्रॉफिट, इसका मतलब है लॉस। तो अगर सपोज करो कि एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि जो ए और बी जो पार्टनर है दे विल शेयर द प्रॉफिट इक्वली, तो अगर पार्टनरशिप फर्म को लॉस हो गया तो भी वो इक्वली शेयर करेंगे, बिकॉज प्रॉफिट का मतलब हो गया लॉस भी। अगर फर्म को प्रॉफिट हुआ तो भी इक्वली, लॉस हो गया तो भी इक्वली। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट पॉइंट विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिलेशन बिटवीन पार्टनर is of
प्रिंसिपल एंड एजेंट, मतलब जो पार्टनरशिप के अंदर जो मेन जो पार्टनर्स होते हैं उनका जो रिलेशन होगा वो किसका होगा, प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप होगा। इसका मतलब क्या हुआ सर, व्हाट इज प्रिंसिपल एंड एजेंट का मतलब, प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप का मतलब होता है कि अगर कोई एक पार्टनर कोई स्टेप लेता है, क्या उससे प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, उस पे अदर पार्टनर भी बाउंड होगा। सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज करो दो पार्टनर है, ए पार्टनर है, बी पार्टनर है, एंड दे आर इनटू द बिजनेस ऑफ सेलिंग द पेन। भाई वो पेन बना के सेल करते हैं। लेट्स सपोज दे आर सेलिंग अ पेन इन मुंबई। नाउ वो पेन बॉम्बे के अंदर बेच रहे हैं। नाउ बी को लग रहा है, बी को एक ओरिजिनली एक लगा, क्यों ना हम ये पेन मुंबई की जगह, मुंबई तो हम सेल कर ही रहे हैं, क्यों ना पेन हम ये दिल्ली में भी सेल करें। बी को लगा क्यों ना हम ये पेन जो हमारा मुंबई में इतना फेमस हुआ है, क्यों ना हम ये पेन दिल्ली में भी सेल करें। तो ए ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, करो ना सेल, करते हैं सेल। तो ए और बी ने क्या किया, दिल्ली में भी ऑफिस लगा दिया। अब हुआ क्या, दिल्ली के ऑफिस में जबरदस्त लॉस हो गया। वो पेन बनाने का बिजनेस जो है वो दिल्ली में बिल्कुल नहीं चला, दिल्ली में वो पेन नहीं सेल होता। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, ए ये नहीं बोल सकता बी को कि हेलो ये तुम्हारा स्टेप था, तुमने सोचा था कि हम ये दिल्ली में ऑफिस खोलेंगे, इसलिए जो दिल्ली का जो लॉस है वो बी बियर करेगा। नहीं, अगर कोई भी स्टेप लेगा, बी ने लिया ना स्टेप, बी ने लिया, मेन जो डिसीजन था वो किसने लिया, बी ने लिया, कहां पे, दिल्ली में ऑफिस खोलने का। तो भी अगर उससे लॉस या प्रॉफिट जो भी होगा उसके लिए दोनों जिम्मेदार हैं। मतलब A इज बाउंड बाय द एक्ट ऑफ B एंड B इज बाउंड बाय द एक्ट ऑफ A। A ऐसा नहीं बोल सकता कि भाई ये तो B का स्टेप था, मैं तो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं हूं। नहीं, अगर प्रॉफिट होगा तो भी दोनों को मिलेगा, लॉस होगा तो भी दोनों को मिलेगा। मतलब ये अपने एक्ट से इसको बाउंड कर सकता है, ये अपने एक्ट से इसको बाउंड कर सकता है। भाई ए और B अपने बिजनेस में अपने ऑफिस में बैठे हैं, B आज छुट्टी पे है और A ने कोई स्टेप ले लिया, कोई भी स्टेप ले लिया और उसके कारण पार्टनरशिप फर्म को लॉस हो गया, तो बी ये नहीं बोल सकता यार मैं तो छुट्टी पे था, ये तो तूने लिया तो ये लॉस तेरा। नहीं, ए और बी दोनों बाउंड होंगे of the any decision they take. So they have a relationship of principal as an agent. As an agent, he can bind the other partner as a principal, and as a principal, he is bound by the act of the other partner. Clear है? तो ये मेरे 5 पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट था मेंबरशिप। मेंबरशिप का क्या पॉइंट था? मिनिमम मेंबर हैज टू बी 2 एंड मैक्सिमम मेंबर हैज टू बी 50। सेकेंड मेंबर नहीं, उसके बाद कौन कौन से पर्सन मेंबर नहीं हो सकते? पहला, पर्सन हु इज ऑफ अनसाउंड माइंड। सेकेंड, अ माइनर पार्टनर कैन नॉट बी अ मेंबर। एंड थर्ड, पर्सन हु इज डिस्क्वालिफाइड बाय द लॉ। सेकेंड पर, और वो ओरिजिनल मेंबर नहीं हो सकते, ओरिजिनल पार्टनर नहीं हो सकते। सेकेंड पॉइंट क्या था? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट होना कंपल्सरी है। इट कैन बी रिटर्न एग्रीमेंट और इट कैन बी ओरल एग्रीमेंट। अगर रिटर्न एग्रीमेंट होगा तो उसको मैं बोलूंगा पार्टनरशिप डीड, और पार्टनरशिप डीड हैज टू बी साइंड बाय द ऑल द पार्टनर। पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या आता है? नेम ऑफ द पार्टनर, नेम ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, एड्रेस ऑफ द पार्टनर, एड्रेस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी कितनी मिलेगी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज नॉट नेसेसरी। हाँ, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में उसकी नेसेसरी होती है। थर्ड पॉइंट क्या था? कि बिजनेस आपका लीगल होना चाहिए, इन द सेंस इलीगल बिजनेस आप नहीं कर सकते। फोर्थ पॉइंट था कि प्रॉफिट शेयरिंग आपका मेन मोटिव होना चाहिए। आप जो बिजनेस करो वो आपका मेन मोटिव उसका प्रॉफिट का होना चाहिए। आप चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन पार्टनरशिप फर्म में नहीं आ सकता। एंड फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो पार्टनरशिप में जो रिलेशन होगा ना, इट इज ऑफ द प्रिंसिपल एंड एजेंट। मतलब एक पार्टनर अगर कोई एक्ट ले रहा है, कोई डिसीजन ले रहा है, तो वो ए उसके लिए बाउंड होगा। ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं इसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं हूं। तो ईच पार्टनर, दे आर all of them carried on by all, मतलब या तो दोनों कैरी करें या any one of them acting for all। मतलब अगर B कैरी कर रहा है तो A भी उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। क्लियर है? तो ये तो हो गए आपके 5 स्टेप। अब मुझे आपको एक अलग चीज भी बतानी है। पार्टनरशिप फर्म के कुछ एक फीचर्स क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट हैज अ अनलिमिटेड लायबिलिटी। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस अनलिमिटेड लायबिलिटी? अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब हो गया कि आपके अंदर पार्टनरशिप फर्म में जो भी लायबिलिटी होगी वो क्या होगी? अनलिमिटेड होगी। एग्जांपल लेता हूं, सपोज करो ए है, बी है, उसने बिजनेस में लगाए 2 लाख रुपए और बी ने बिजनेस में लगाए 2 लाख रुपए। दोनों ने लगाए 2-2 लाख रुपए, ए ने 2 लाख रुपए लगाए, बी ने 2 लाख रुपए लगाए। नाउ बिजनेस चालू किया दोनों ने। नाउ बिजनेस में लॉस हो गया, पूरे साल उन्होंने बिजनेस किया
और लॉस हो गया 10 लाख का लॉस हो गया। ए और बी ने बिजनेस चालू किया, बिजनेस में लॉस हो गया 10 लाख। लॉस तो कितना भी हो सकता है बिकॉज उन्होंने लोन लेके काम किया और जबरदस्त लॉस हो गया, 10 लाख का लॉस हो गया। नाउ ये जो 10 लाख का लॉस है ये कौन मालिक है इसके ओनर है ए और बी, तो ए और बी ही शेयर करेंगे। तो ए और बी कौन से रेशो में शेयर करेंगे, सपोज करो वो इक्वली शेयर कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ए शेयर करेगा 5 लाख का लॉस और बी शेयर करेगा 5 लाख का लॉस। पर सर ये कैसे हो सकता है, ए ने तो 2 लाख ही डाले। अरे ए ने बिजनेस पे डाले 2 लाख रुपए, लॉस हो गया 5 लाख का, उसका शेयर 5 लाख का, तो ए को 3 लाख रुपए अपने घर से लाने पड़ेंगे। या तो अपनी ज्वेलरी बेचे, अपना घर बेचे, अपनी कार बेचे, अपना सेल फोन बेचे, कुछ भी बेचे, उसको ये टोटल 5 लाख कवर करने पड़ेंगे। 5 में फिर 2 लाख तो हम यहां से निकाल देंगे, 3 लाख रुपए वो घर से ए अपने लाएगा फ्रॉम वॉट एवर हो। और फिर भी नहीं ला पाया तो, अरे फिर भी नहीं ला पाया तो कोर्ट केस होगा, कोर्ट उससे रिकवर करेगा। आगे जाके फ्यूचर में पे करो पर आपको पे तो करना ही पड़ेगा ये 3 लाख का नुकसान। क्लियर है? ओके, ये तो हो गया पहली कंडीशन। पर यही सबसे बड़ा डीमेरिट है, सबसे डिसएडवांटेज यही है पार्टनरशिप फर्म का, इसमें लायबिलिटी अनलिमिटेड है। क्यों? क्योंकि कंपनी के केस में लायबिलिटी होती है लिमिटेड, मतलब कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है और कंपनी को अगर कोई लॉस हुआ तो कंपनी ही बियर करेगी, कंपनी को अप टू द अमाउंट ऑफ द कैपिटल। तो अगर ये ए और बी पता कंपनी फॉर्म करते तो क्या होता, लॉस होता 10 लाख का, तो ए और बी को 2-2 लाख का ही लॉस उठाना पड़ता। 6 लाख का लॉस तो उनको उठाना ही नहीं पड़ता। सर वो कौन उठाएगा? वो कंपनी ही उठाती है। कंपनी के पास पैसा नहीं तो कंपनी बैंकक्रप्ट होती। पर अल्टीमेटली ए और बी का अल्टीमेटली जो मैक्सिमम जो होता है उनका लॉस वो 2 लाख का ही होता। पर फिर पार्टनरशिप फर्म में लायबिलिटी अनलिमिटेड है, इसलिए ए का 2 लाख रुपए उसने इन्वेस्ट किया बिजनेस में, लॉस हुआ 10 लाख का, 5 लाख का लॉस इसका, तो ए को घर से लाना पड़ेगा। अगर ये कंपनी फॉर्म करते ना तो 3 लाख रुपए उसको घर से नहीं लाने पड़ते। तो आपने केस देखे होंगे जो रिसेंट केस आ रहे हैं, अनिल अंबानी की कंपनीज खराब हो रही है, बैंकक्रप्ट हो रही है, तो उसके अंदर कंपनी बैंकक्रप्ट हो रही है। अनिल अंबानी का घर, अनिल अंबानी की जो ज्वेलरी है वो हम सेल नहीं कर सकते बिकॉज वो उसकी खुद की पर्सनल प्रॉपर्टी है। क्लियर है? दूसरा पॉइंट जो अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है सेपरेट लीगल एंटिटी, नो सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब पार्टनरशिप फर्म की कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। इसका मतलब क्या है, देखो कंपनी जो होती है ना, जैसे रिलायंस कंपनी हो गई, इन्फोसिस हो गई, इनकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। मतलब ये एक अलग पर्सन ट्रीट होते हैं लॉ के एंगल से, बट लॉ के एंगल से पार्टनरशिप फर्म एक अलग एंटिटी नहीं है। अगर पार्टनरशिप फर्म को कोई बिल्डिंग खरीदनी है, कोई लैंड खरीदना है, तो पार्टनर्स को अपने नाम पे खरीदना पड़ेगा। अगर ए को लैंड खरीदना है तो ए अपने नाम पे खरीदेगा, अपने कंपनी अपनी फर्म के नाम पे, ए बी एंड सन्स के नाम पे बिल्कुल नहीं खरीद सकता। क्लियर है? तो उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ अकाउंट्स, मैं अकाउंट्स की बात कर रहा हूं, अकाउंट्स के एंगल से इट हैज अ सेपरेट एंटिटी, मतलब अकाउंट्स के एंगल से हमने सेपरेट एंटिटी मान के चलेंगे। तो आप जब अकाउंट्स बनाओ तो ए बी एंड सन्स, मतलब ए बी उन्होंने कंपनी फॉर्म की, ए बी एंड सन्स, तो ए बी एंड सन्स एक सेपरेट एंटिटी है फ्रॉम द एंगल ऑफ द अकाउंट। तो आपने याद है अपने 11th क्लास में आपने पढ़ा था बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, जहां पे मैंने आपको क्लियरली कहा था कि बिजनेस और उसका ओनर 2 डिफरेंट एंटिटी है, दोनों का मिक्स नहीं कर सकते। तो यही अकाउंट्स बोलता है कि ये और ये दोनों अलग अलग एंटिटी है। तो आपको जब आप अकाउंट्स बनाओगे तो आप इसके एंगल से बना रहे हो, इनके एंगल से आप नहीं बना रहे। अकाउंट्स के एंगल से सेपरेट लीगल एंटिटी है, पर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। तो यही केस तो कंपनी में फायदा है। कंपनी के केस के अंदर कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, मतलब रिलायंस लिमिटेड एक सेपरेट लीगल एंटिटी है लॉ के एंगल से भी। तो वो बिल्डिंग अपने नाम पे खरीद सकती, रिलायंस खरीद सकती है, पर पार्टनरशिप फर्म बिल्डिंग अपने नाम पे नहीं खरीद सकती, पार्टनर अपने नाम पे खरीद सकते हैं, दैट इज फाइन। पर पार्टनरशिप फर्म के नाम पे नहीं खरीद सकते, ए बी एंड सन्स के नाम पे नहीं खरीद सकते। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एवरी राइट्स ऑफ पार्टनर,
देखो सिंपल सी बात है कि पार्टनरशिप फर्म आपने फॉर्म की है, तो पार्टनरशिप फर्म के अंदर सारे, एक पार्टनर तो होता नहीं है, 2 पार्टनर मिनिमम होते हैं। सपोज करो उसमें 10 पार्टनर है, तो 10 पार्टनर्स के 10 पार्टनर्स को राइट्स दिए हुए हैं, फंडामेंटल राइट जैसे हमारे होते हैं ना, हम कहीं पे भी जा सकते हैं, कहीं पे भी कुछ भी बोल सकते हैं, हमें राइट टू स्पीक है, हम कुछ भी बोल सकते हैं। सेम है, पार्टनर्स को भी कुछ राइट्स मिले हुए हैं। क्या राइट्स है? एग्जाम्पल देता हूं, राइट टू शेयर द प्रॉफिट। अगर पार्टनरशिप फर्म को राइट हुआ, अगर प्रॉफिट हुआ, तो वो प्रॉफिट सबको मिलेगा। क्या रेशियो मिलेगा? दैट्स अ डिफरेंट थिंग, पर प्रॉफिट सबको मिलेगा। राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब अगर ए बी एंड सन्स कोई बुक्स बना रहा है, कोई जर्नल बना रहा है, कोई लेजर बना रहा है, तो ए और बी को राइट है कि वो लेजर चेक कर सके। ऐसा नहीं होगा कि ए बोलेगा बी तू नहीं देख सकता लेजर, नहीं, बी के पास राइट है कि वो अपने सारे लेजर वो देख सके। तो अलग अलग टाइप के जो भी पार्टनरशिप फर्म में अलग अलग पार्टनर्स को राइट्स दे रखे हैं कि जो वो राइट टू इंस्पेक्ट कर सकते हैं, राइट टू टेक पार्ट इन द बिजनेस, मतलब ईच पार्टनर्स का राइट है कि वो बिजनेस में पार्ट ले सके। ऐसा नहीं है ए को लग रहा है कि बी थोड़ा कम हो शायद तो बी पार्ट नहीं लेगा, नहीं, अरे पार्टनर है ना, दोनों पार्टनर है ना, तो ए भी पार्ट लेगा बिजनेस में, बी भी पार्ट लेगा। ऐसा नहीं होता ए बी को मना कर ले कि तू उसमें पार्ट मत ले, नहीं, बी का राइट है पार्ट लेने का। क्लियर है? तो यू गॉट द ऑल द पॉइंट। पार्टनरशिप, व्हाट इज पार्टनरशिप एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में आपको बता दिया 1932 के हिसाब से, व्हाट इज इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन अ पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब नेगेटिव लॉस भी होता है ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस लीगल होना चाहिए, कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो सारे कैरी करें या एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर द ऑल। और रिलेशन पता है कौन सा है? इट इज अ म्यूचुअल रिलेशनशिप होता हूं, मतलब इन दोनों में म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है। क्लियर है? और पार्टनरशिप फर्म की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, नो सेपरेट लीगल एंटिटी है, बट अकाउंट्स के एंगल से मैं सेपरेट लीगल एंटिटीज को मान सकता, सेपरेट एंटिटीज को मान सकता हूं। सॉरी टू इंटरप्ट, पर अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो नीचे लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूले, और नीचे कमेंट पे मुझे बताएं आपको लेक्चर कैसा लगा। नाउ ओवर टू लेक्चर। दिए हुए फंडामेंटल राइट जैसे हमारे होते हैं ना, हम कहीं पे भी जा सकते हैं, कहीं पे भी कुछ भी बोल सकते हैं, हमें राइट टू स्पीक है, हम कुछ भी बोल सकते हैं। सेम है, पार्टनर्स को भी कुछ राइट्स मिले हुए हैं। क्या राइट्स है? एग्जांपल देता हूं, राइट टू शेयर द प्रॉफिट। अगर पार्टनरशिप फर्म को राइट हुआ, अगर प्रॉफिट हुआ, तो वो प्रॉफिट सबको मिलेगा। क्या रेशियो मिलेगा? दैट्स अ डिफरेंट थिंग, पर प्रॉफिट सबको मिलेगा। राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब अगर ए बी एंड सन्स कोई बुक्स बना रहा है, कोई जर्नल बना रहा है, कोई लेजर बना रहा है, तो ए और बी को राइट है कि वो लेजर चेक कर सके। ऐसा नहीं होगा कि ए बोलेगा बी तू नहीं देख सकता लेजर, नहीं, बी के पास राइट है कि वो अपने सारे लेजर वो देख सके। तो अलग अलग टाइप के जो भी पार्टनरशिप फर्म में अलग अलग पार्टनर्स को राइट्स दे रखे हैं कि जो वो राइट टू इंस्पेक्ट कर सकते हैं, राइट टू टेक पार्ट इन द बिजनेस, मतलब ईच पार्टनर्स का राइट है कि वो बिजनेस में पार्ट ले सके। ऐसा नहीं है ए को लग रहा है कि बी थोड़ा कम हो शायद तो बी पार्ट नहीं लेगा, नहीं, अरे पार्टनर है ना, दोनों पार्टनर है ना, तो ए भी पार्ट लेगा बिजनेस में, बी भी पार्ट लेगा। ऐसा नहीं होता ए बी को मना कर ले कि तू उसमें पार्ट मत ले, नहीं, बी का राइट है पार्ट लेने का। क्लियर है? तो यू गॉट द ऑल द पॉइंट। पार्टनरशिप, व्हाट इज पार्टनरशिप एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में आपको बता दिया 1932 के हिसाब से, व्हाट इज इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन अ पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब नेगेटिव लॉस भी होता है ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस लीगल होना चाहिए, कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो सारे कैरी करें या एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर द ऑल। और रिलेशन पता है कौन सा है? इट इज अ म्यूचुअल रिलेशनशिप होता हूं, मतलब इन दोनों में म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है। क्लियर है? और पार्टनरशिप फर्म की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, नो सेपरेट लीगल एंटिटी है, बट अकाउंट्स के एंगल से मैं सेपरेट लीगल एंटिटीज को मान सकता, सेपरेट एंटिटीज को मान सकता हूं। और अलग अलग पार्टनर्स के अलग अलग क्या होते हैं? राइट्स होते हैं। सो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू कि पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप के फीचर्स क्या होते हैं। आज मैं आपको समझाऊंगा कि हम पार्टनरशिप की अकाउंटिंग हम कैसे करेंगे। सी, आपने क्लास 11th में आपने सोल प्रॉपर्टीशिप पढ़ा था। सोल प्रॉपर्टीशिप में क्या होता था भाई? सोल प्रॉपर्टीशिप में एक ही पर्सन ओनर होता था। सो सारा का सारा जो प्रॉफिट है वो किसको मिलता था? वो ओनर को मिलता था। तो सोल प्रॉपर्टीशिप में हम फाइनल अकाउंट कौन कौन से बनाते थे? एक तो सर हम बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट, ओके, दूसरा हम बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
ये दो अकाउंट बनते थे फाइनल अकाउंट के अंदर। भाई बैलेंस शीट तो सब में बनेगी, पर वहां पे हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे फाइनल अकाउंट्स के अंदर, और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे। और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस से जो भी प्रॉफिट निकलता था वो किसको मिलता था? वो सोल प्रोप्राइटरशिप, एक ही ओनर था तो वो एक ही ओनर को मिलेगा। सपोज करो मिस्टर ए ने बिजनेस चालू किया, तो जो भी उस बिजनेस से प्रॉफिट आया वो ए को ही मिलेगा। भाई ओनर एक ही है तो एक ही को मिलेगा। बट पार्टनरशिप केस में क्या होता है, एक से ज्यादा ओनर होते हैं। मैंने अभी आपको समझाया ना, पार्टनरशिप में मिनिमम 2% होते हैं, तो पार्टनरशिप में एक से ज्यादा ओनर है तो जो भी प्रॉफिट आएगा वो अमॉन्ग द पार्टनर डिवाइड होगा, वो एक को नहीं मिलेगा। तो सपोज करो प्रॉफिट आया 3 लाख रुपए का। सपोज करो मैंने पार्टनरशिप फर्म चालू की, सपोज करो ए, बी और सी ने एक पार्टनरशिप फर्म चालू की, इक्वल पार्टनर्स थे। 3 पार्टनर भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, मिनिमम 2 पार्टनर चाहिए। 3 पार्टनर है ए, बी, सी, और तीनों क्या है बेटा? इक्वल पार्टनर्स है, मतलब तीनों का शेयर इक्वल है, मतलब जो भी प्रॉफिट आएगा इक्वली बटेगा। नाउ सपोज करो प्रॉफिट आया 3 लाख रुपीस आया प्रॉफिट, तो अब आप क्या करोगे? अगर प्रॉफिट आएगा 3 लाख, अगर यही प्रॉफिट आता सोल प्रोप्राइटरशिप में आता जहां पे सिंगल ओनर होता, अगर ये बिजनेस सिर्फ ए करता, तो ये जो 3 लाख का पूरा प्रॉफिट कहां पड़ जाता? ए को मिल जाता। क्यों? क्योंकि ए एक सिंगल ओनर है, अगर ये सोल प्रोप्राइटरशिप होता तो। बट हेयर ए, बी, सी तीनों मिलके काम कर रहे हैं और तीनों ने मिलके प्रॉफिट कमाया 3 लाख, तो 3 लाख का प्रॉफिट इन तीनों में डिवाइड होगा। तो जब भी एक से ज्यादा पर्सन इन्वॉल्व होते हैं तो प्रॉफिट भी डिवाइड होगा। तो प्रॉफिट डिवीजन के लिए मैं एक अलग अकाउंट बनाता हूं पार्टनरशिप के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मतलब क्या हुआ कि हम जो भी प्रॉफिट आएगा पार्टनरशिप फर्म को वो हम पार्टनर्स में कैसे डिवाइड करेंगे। देखो ये जो अकाउंट है ये सोल प्रोप्राइटरशिप में इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, बिकॉज सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही ओनर था और एक ही ओनर के जब एक ओनर होता है तो प्रॉफिट का जो भी हम करेंगे डिवाइड करेंगे उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे तो एक ही ओनर काम कर रहा है, तो सारा का सारा 3 लाख का जो प्रॉफिट है वो किसको मिल जाएगा? ए को मिल जाता, और वो मैं यहां पे ही डिवाइड कर लेता। बट यहां पे पार्टनरशिप फर्म में एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, तो जो भी हम प्रॉफिट का डिवीजन करेंगे भाई 3 लाख का कैसे डिवाइड होगा? भाई ए को मिलेगा 1 लाख रुपए, बी को मिलेगा 1 लाख रुपए और सी को मिलेगा 1 लाख रुपए। भाई ए, बी, सी तीनों को 1-1 लाख रुपए मिलेगा, बिकॉज ये इनका इक्वल शेयर है। तो 3 लाख को 3 में डिवाइड करूंगा तो 1 लाख ए, बी एंड सी। तो ये जो डिवीजन की जो एंट्री होगी ना, ये कहां पे होगी पता है? ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, हम कैसे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अमॉन्ग द पार्टनर, राइट? नाउ आई विल टीच यू कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या क्या आएगा। वही तो मुझे आपको पूरा समझाना है आज कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर क्या क्या आएगा। सी, मैं आपको जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा रहा हूं, पहले आप समझ लो उसके बाद लिख देना। वाई इट इज एन इंपॉर्टेंट? बिकॉज अगर आपने यहां समझ लिया तो आगे जो भी जो क्वेश्चन आएंगे ना उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, गारंटी है मेरी। पॉइंट समझो पहले, अभी मत लिखो, अभी सिर्फ समझो, लिखने के लिए बहुत टाइम है आपके पास। सी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, जहां पे भी एप्रोप्रिएशन वर्ड आ गया इसका मतलब है हम पार्टनरशिप फर्म ऑपरेट कर रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा उसके लिए मैं बनाता हूं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर है? नाउ मेरा क्वेश्चन ये है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या क्या आएगा। पहले मैं आपको पॉइंट लिखाता हूं, ओनली पार्टनर रिलेटेड एक्सपेंस और इनकम विल कम अंडर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पहले लिख दो, नहीं पहले आप समझ लो। दूसरा, अच्छा पहले मैं इसको समझा देता हूं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सिर्फ
पार्टनर से जो रिलेटेड जो एक्सपेंस और इनकम होती है वही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आएगा। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में दूसरा कोई भी खर्चा, कोई भी इनकम नहीं आएगा, सिर्फ वही खर्चे, वही इनकम आएगा जो पार्टनर से रिलेटेड होते हैं। अगर कोई पार्टनर से रिलेटेड नहीं है तो वो खर्चे कहां जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे। एग्जांपल देता हूं, सपोज करो कि मैंने एक एम्प्लॉय को सैलरी दी, एक एम्प्लॉय रखा मैंने अपनी कंपनी के अंदर, मैं हूं, सपोज करो 2 पार्टनर हैं, चलो ये 3 पार्टनर हैं, ए बी सी 3 पार्टनर हैं। नाउ उन्होंने क्या किया, एक एम्प्लॉय रखा, एक एम्प्लॉय रखा, सपोज करो उस एम्प्लॉय का नाम था विजय। क्या नाम था? विजय एक एम्प्लॉय रखा। नाउ विजय की जो सैलरी है वो कितनी सैलरी है? लेट सपोज 2 लाख रुपीस ईयरली है, पर एनम। मतलब पूरे साल की जो मैंने उसको जो सैलरी दी है वो कितनी मिलती है? उसको 2 लाख रुपए मिलती है। क्या विजय मेरा पार्टनर है? क्या विजय मेरा पार्टनर है? नहीं सर, पार्टनर तो सिर्फ 3 ही है भाई, यही तो मेरे पार्टनर्स हैं। हु आर द पार्टनर्स इन माय फर्म? सर ओनली ए बी एंड सी आर द पार्टनर्स। तो ए बी सी के जो भी खर्चे होंगे, जो भी इनकम होगी, वो कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, एप्रोप्रिएशन में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। भाई पार्टनरशिप में ये भी बनता है, ये भी बनता है, ये भी बनता है, राइट। सोल प्रॉपर्टरशिप में सिर्फ ये 2 ही बनते हैं। नाउ मेरा जो आपका पॉइंट है समझाने का कि जो भी पार्टनर से रिलेटेड खर्चे होंगे ना, वो कहां पे जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। ऑलवेज रिमेंबर, डोंट फॉरगेट, सिर्फ पार्टनर के खर्चे ही आएंगे, मतलब उसके अंदर और कोई खर्चे या कोई और इनकम नहीं आ सकती। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया, ए बी सी पार्टनर है, उन्होंने एक फर्म चालू की, ए बी सी एंड सन्स चालू की, फर्म्स चालू की, और उस फर्म्स के अंदर 3 पार्टनर है, ए बी सी इक्वल पार्टनर है। उन्होंने एक एम्प्लॉय रखा विजय, उसकी सैलरी है 2 लाख रुपए पर एनम। तो एक बात बताओ, वो जो 2 लाख रुपए पर एनम है, क्या वो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आएगा? मेरा ये क्वेश्चन है। इट विल कम अंडर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्यों? क्योंकि ये एम्प्लॉय है मेरा, और दूसरी ये मेरा पार्टनर नहीं है। क्या ये विजय मेरा पार्टनर है? बस पहला क्वेश्चन ये आना चाहिए, क्या विजय मेरा पार्टनर है? नहीं सर। अगर ये पार्टनर होता तो उसका खर्चा कहां पे आता? एप्रोप्रिएशन में आता। पर ये पार्टनर है ही नहीं, पार्टनर तो सिर्फ 3 ही है, ओनर 3 ही है, ए बी सी। तो ए बी सी की थोड़ी सैलरी है, ये तो विजय एम्प्लॉय जो हमने रखा उसकी सैलरी है 2 लाख रुपए। तो जो 2 लाख रुपए जो मैं उसको दूंगा वो मेरी कहां जाएगा? खर्चा कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। 11th में याद है ना, अपन फाइनल अकाउंट्स बनाते थे सोल प्रॉपर्टरशिप के अंदर, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जो भी खर्चे होते थे वो कहां जाते थे? प्रॉफिट एंड लॉस में जाते थे। नाउ मैंने विजय को जो भी खर्चा दिया वो कहां जाएगा? या तो ट्रेडिंग में जाएगा या प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, बट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं आ सकता, बिकॉज वो पार्टनर से रिलेटेड नहीं है। यहां तक आपको बात समझ में आई? नाउ कोई मैंने टेलीफोन बिल पे किया, तो एयरटेल को पे किया, तो जो एयरटेल को टेलीफोन बिल पे किया, भले ही वो पार्टनर यूज करो, उससे क्या मतलब है? वो टेलीफोन डिपार्टमेंट को जा रहा है, तो वो क्या जाएगा? कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। मैंने इलेक्ट्रिसिटी यूज की, इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस का जो खर्चा है वो कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। क्या वो पार्टनर से रिलेटेड खर्चा है? क्या नहीं। क्या वो पार्टनर को कुछ मिल रहा है खर्चा? नहीं। क्या वो इनकम पार्टनर को मिल रही है? नहीं। ये खर्चा कहां जा रहा है? मैं एयरटेल का मैंने एक टेलीफोन लिया, इंटरनेट कनेक्शन लिया, उसका जो एक्सपेंस है वो मैं एयरटेल को पे कर रहा हूं, पार्टनर को पे नहीं कर रहा हूं, तो वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। मैंने इलेक्ट्रिसिटी किया, वहां पे मैंने कोई एंटरटेनमेंट एक्सपेंस किया, वहां पे मैंने ऑडिट फीस दी, यहां पे। तो जो भी मेरे खर्चे होते हैं, नॉर्मल खर्चे, वो यहां जाएंगे। अगर वो पार्टनर से रिलेटेड है तो यहां जाएंगे, अगर पार्टनर से रिलेटेड नहीं है तो यहां जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर। ये लेक्चर एक डेमो वर्जन है। अगर आपको फुल लेक्चर क्लास 12th के चाहिए तो यू कैन विजिट माय वेबसाइट www.accountfunda.com और यू कैन इंस्टॉल द ऐप अकाउंट फंडा फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर, जहां पे आपके पास 2 ऑप्शन है, एदर यू कैन बाय द चैप्टर वाइज और द फुल कोर्स। दोनों के साथ मेरी एक बुक आएगी जिसमें जितने क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ सकते हैं वो मैंने कवर किए हुए हैं।
एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल अकाउंट फंडा। आपको लेक्चर कैसा लगा है हमें नीचे कमेंट पे बताओ, लाइक करो, बिकॉज हम लोग इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने के लिए। आपका एक लाइक, एक कमेंट हमें और मोटिवेट करता है कि हम आगे भी आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाते रहें। ओके गाइस, तो कल वापस मिलते हैं, कब? शाम को